हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 6 का मैथ का तीसरा अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 के 11वां प्रश्न से लेकर 20वें प्रश्न तक को हल करेंगे। ठीक है, यानी इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 को समाप्त ही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल 20 प्रश्न थे और 1 से 10 प्रश्न हम लोग पार्ट 1 वीडियो में हल कर चुके हैं और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 11 से 20 तक को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 11वां नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताइए। तो देखिए, संयुक्त संख्या मतलब क्या होता है? तो संयुक्त संख्या कहिए या फिर भाज्य संख्या कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या बोलते हैं। ठीक है, और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिसमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगे उसे हम लोग भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या बोलते हैं। तो जैसे 1 है तो 1 में केवल 1 से भाग लगता है, 2 है तो 2 में 1 और 2 से भाग लगता है, 3 है तो 3 में 1 और 3 से भाग लगता है, 4 तो 4 में 1, 2 और 4 से भाग लगता है। यानी इसमें क्या है, 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग रहा है, इसलिए 4 क्या हो जाएगा? 4 एक भाज्य संख्या हो जाएगा, यानी संयुक्त संख्या हो जाएगा। ठीक है, भाज्य और संयुक्त एक ही होता है। ठीक है, तो इसलिए 4 क्या हो जाएगा? संयुक्त संख्या हो जाएगा। और संयुक्त होने के साथ साथ यह क्या है? सबसे छोटी है। क्योंकि देखिए 4 से छोटी 3 है, लेकिन 3 क्या है? संयुक्त संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ही संख्या से भाग लग रहा है। 2 में भी 2 ही संख्या से भाग लग रहा है और 1 में तो 1 संख्या से भाग लग रहा है। तो यहाँ पे 4 ही एक ऐसा संख्या, सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 4 सबसे छोटी संयुक्त संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 11वें के हल में आप लोग को क्या लिखना है? 11वें के हल में आप लोग को लिखना है 4 बस। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न में क्या कर रहा है कि 12वां प्रश्न में कि 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं लिखिए जिसके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। संयुक्त मतलब क्या? भाज्य संख्या लिखना है आपको, और 100 से कम 5 ठो लिखना है। ठीक है, लगातार लिखना है। क्रमागत मतलब क्या? लगातार। ठीक है, जैसे 74, 75, 76, 77 और 78। यह क्या है? यह लगातार 5 गो संख्या है जिसके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार और भी हो सकता है, जैसे 92, 93, 94, 95, 96। ये भी क्या है? 100 से कम 5 लगातार, यानी एक के बाद एक के बाद एक है और इसके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, कुछ और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे 24, 25, 26, 27, 28। ये भी क्या है? 100 से कम है और 5 लगातार है जिसके बीच एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। ये सभी संख्याएं क्या है? संयुक्त है। जैसे 24 में भी 2 से अधिक संख्या से भाग लगता है, 25 में भी 2 से अधिक संख्या से भाग लगता है, 26 में भी 2 से अधिक संख्या से भाग लगता है और 27 में भी 2 से अधिक संख्या से भाग लगता है और 28 में भी 2 से अधिक संख्या से भाग लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संयुक्त संख्या होंगे और लगातार भी है। और प्रश्न में बोल भी रहा था कि 100 से कम 5 को क्रमागत, यानी एक के बाद एक, तो 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28 और 100 से कम भी है। 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं लिखिए, और संयुक्त भी है जिसके बीच कोई भी अभाज्य संख्या ना हो, और इन सभी के बीच कोई भी अभाज्य संख्या भी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों में से आप किसी भी 5 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख दे रहे हैं। 12वें के हल में आप लोग लिखिएगा, 12वें के हल में क्या लिखिएगा? 24, 25, 26, 27 और 28, 5 गो हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच हो तो वह संयुक्त होगी अथवा अभाज्य।
देखिए यहाँ पे कड़ है कि इकाई स्थान पर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 5 है और वह 150 और 200 के बीच है, तो क्या वह संयुक्त संख्या होगी या फिर अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए 200 और यहाँ पे देखिए 150 और 200 के बीच, 150 और 200 के बीच इकाई स्थान पे 5 किस किस संख्या में आ सकता है। तो जब आप 155 लिखिएगा तब इकाई स्थान आपको मिलेगा, इकाई स्थान पे 5 मिलेगा। जब 165 लिखिएगा तब इकाई स्थान पे 5 मिलेगा। जब 175 लिखिएगा तब इकाई स्थान पे 105 मिलेगा, इकाई स्थान पे 5 मिलेगा। और जब 185 लिखिएगा तब इकाई स्थान पे 5 मिलेगा, या फिर जब 195 लिखिएगा तब इकाई स्थान पे 5 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं तो 205 आएगा जो कि 200 से बाहर हो जाएगा। कड़ है कि 150 और 200 के बीच ही है। तो आपको बताना है क्या ये संयुक्त होगी या फिर अभाज्य। तो बताइए 155 संयुक्त संख्या होगी या फिर अभाज्य संख्या होगी, बताइए। क्या इसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लग सकता है? तो बिल्कुल लग सकता है। देखिए इसमें 1 से लगेगा, 2 से भी लगेगा, और 2 से नहीं लगेगा, 1 से लगेगा और 5 से लगेगा, 1 से लगेगा और 5 से लगेगा और 155 से लगेगा, यानी 2 से अधिक संख्या से भाग लग रहा है। ठीक है, इसमें भी देखिए 1 से लगेगा, 5 से लगेगा और 165 से लगेगा, 1 से लगेगा, 5 से लगेगा और 165 से लगेगा, 1 से लगेगा, 5 से लगेगा और 165 से लगेगा। इसमें भी 1 से लगेगा और 5 से लगेगा और यहाँ पे कुछ गलत हम बोल दिए। देखिए इसमें देखिए 1 से लगेगा और 5 से लगेगा और खुद से लगेगा, यानी खुद से लगेगा यानी 165 से लगेगा। ठीक है, और इसमें 1 से लगेगा और 5 से लगेगा और खुद से लगेगा, यानी खुद से मतलब क्या कि 175 से भी लगेगा, यानी 3 संख्या से हो जा रहा है, 1 से भी, 5 से भी और 175 से भी। तो इसमें 3 संख्या से भाग लग रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, संयुक्त हो गया। ये भी संयुक्त, ये भी संयुक्त, ये भी संयुक्त, और इसमें भी 3 संख्या से भाग लगेगा, 1 से, 5 से और 185 से, फिर 1 से, 5 से और 195 से। तो इसलिए क्या हो गया, ये सभी संयुक्त संख्या हो गई। और यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा था, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच की हो तो वह संयुक्त होगी अथवा अभाज्य। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसके हल में कि वह संयुक्त होगी। वह क्या होगी, संयुक्त होगी। तो यहाँ पे आप लोग को लिख देना है कि संयुक्त। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग 13वें प्रश्न को भी समझ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है कि 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 से बड़ी संख्या जैसे 11, 12, 13 इस सब को अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पे कौन कौन से अंक हो सकते हैं, ऐसे संभावना है। तो देखिए अगर वह संख्या 10 से बड़ी है और वह अभाज्य है, ठीक है, तो उसके इकाई स्थान पे या तो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 7 होगा या फिर 9 होगा। इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो इसके हल में आप लोग को लिख देना है कि 1, 3, 7 तथा 9। ठीक है, देखिए अगर कोई संख्या अभाज्य है ना तो उसके इकाई स्थान पे यही 4 ठो होगा। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे हम देते, जैसे 19 एक अभाज्य संख्या तो इसके इकाई स्थान पे 9 है। ठीक है, और जैसे और क्या हो सकता है, जैसे 29 भी शायद अभाज्य संख्या है तो देखिए इसके इकाई स्थान पे 9 है। ठीक है, 31 अभाज्य संख्या है तो इसके इकाई स्थान पर 1 है। ठीक है, जो कि इन्हीं चारों में से आ रहा है, समझ रहे हैं। जैसे 17 अभाज्य है तो 17 के भी इकाई स्थान पर 1 है और जो कि इसी में से ना आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर इनमें से कोई है तो वह अभाज्य ही होगा। जैसे 21 के इकाई स्थान पर 1 है लेकिन ये क्या है, एक संयुक्त संख्या यानी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या अभाज्य है तो उसके इकाई स्थान पे इन्हीं चारों में से कोई आता है। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 2 है तो वह कभी भी अभाज्य हो ही नहीं सकता। वह क्या होगा, भाज्य संख्या होगा यानी संयुक्त संख्या होगा। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए। इसके हल में आप लोग को इतना ही लिखना है। ठीक है, उसके आगे देखिए 15वां नंबर प्रश्न है, क्या कोई ऐसी भी संख्या है
जिसका कोई गुणनखंड न हो। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका कोई गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, जैसे एक के भी एक गुणनखंड है। गुणनखंड क्या, जिससे उसमें भाग लगे। तो एक में एक से भाग लग जाता है, तो एक तो गुणनखंड एक का भी मिल गया। जैसे दो, तो दो का एक और दो हो गया गुणनखंड। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड न हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या हैं, वे कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग समझते हैं कि ये संपूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए संपूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। और संपूर्ण संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दोगुना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6 के सभी गुणनखंडों का योग करने पर, जैसे 6 के सभी गुणनखंडों का योग करने पर, योग मतलब क्या, जोड़। ठीक है, योग मतलब जोड़ना। तो जैसे 6 है, तो 6 के क्या क्या गुणनखंड हो जाते हैं, तो 6 के गुणनखंड हो जाते हैं, 6 के गुणनखंड होते हैं 1 के बाद होता है 2 और 2 के बाद होता है 3 और 3 के बाद 6। ठीक है, गुणनखंड मतलब क्या, कि वह संख्या किस किस संख्या से कटती है, यानी किस किस संख्या से उसमें भाग लगता है। तो 1 से लगता है 6 में, 2 से लगता है, 3 से लगता है और 6 से लगता है। ठीक है, और इसको जोड़ने के बाद हमें 12 प्राप्त होता है। और 12 क्या है, 6 का 2 गुना है। 6 का 2 गुना यानी 6 में जब हम 2 से गुना करते हैं तो 12 मिलता है। यानी यह एक क्या हो गया, 6 एक क्या हो गया, संपूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा अगर हम उदाहरण ले, जैसे 28 का हम 28 के सभी गुणनखंडों का योग करें, सभी गुणनखंडों का योग करें, तो देखिए 28 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। तो 1 से भाग लगता है 28 में, 2 से लगता है, 4 से लगता है, 7 से लगता है, 14 से लगता है और 28 से लगता है। और इन सब को आपस में जब जोड़िएगा, योग मतलब जोड़ना, तो इस सब को आपस में जोड़िएगा तो यहाँ पे आएगा 56। ठीक है, और 56 क्या है, 28 का 2 गुना है। 28 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 56 मिलेगा, यानी 56 28 का 2 गुना है। इस प्रकार से क्या हो गया कि 28 के सभी गुणनखंडों का योग 28 के 2 गुना है। इस प्रकार से 28 क्या हो गया, एक संपूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, तो शायद आप संपूर्ण संख्या समझ गए। संपूर्ण संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो 6 के गुणनखंड क्या है, 6 के गुणनखंडों का योग क्या है, 6 के 2 गुना है। 28 के गुणनखंडों का योग क्या है, 28 के 2 गुना है। इसलिए यहाँ पे यही 2 संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा था कि 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं, वे कौन कौन सी है। तो वे 6 और 28 है। क्या क्या है, 6 और 28 है। तो 16 नंबर के हल में आप लोग को लिख देना है 6 और 28। ठीक है, यही 2 संख्याएं हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 17वां नंबर। देखिए 17वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य संख्या के योग्य के रूप में लिखें। प्रश्न को ध्यान से समझिए। करे कि प्रत्येक संख्या को विषम अभाज्य, विषम भी हो और अभाज्य भी हो, उस संख्याओं के योग्य के रूप में लिखना है। यानी देखिए 32 है पहला, 17 नंबर का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है 17 नंबर का, देखिए यहाँ पे 17 नंबर का पहला प्रश्न है 32। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि इस 32 को विषम अभाज्य के रूप में तोड़ना है। विषम अभाज्य समझते हैं, जैसे
जैसे 19, 19 क्या है, 19 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें 2 से भाग नहीं लगता है, इसमें 2 से भाग नहीं लगता है, तो यह क्या हो गया, यह विषम हो गया। और इसमें 1 और 19 से ही भाग लगता है, यानी 2 संख्या से ही भाग लगता है, तो यह क्या हो गया, यह एक अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। फिर से समझिए, जैसे 17 है, तो 17 में देखिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, इसलिए क्या हो गया, यह एक विषम हो गया, सम नहीं हो गया, यह एक विषम हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें 1 और 17 से ही भाग लगता है, इसलिए क्या हो गया, यह अभाज्य भी हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही संख्या के योग्य के रूप में इस 32 को तोड़ देना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए 13 और 19 हो जाएगा, ठीक है। जब आप लोग 13 और 19 को जोड़िएगा तो 32 आता है, ठीक है। और 13 भी क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। और विषम के साथ साथ अभाज्य भी है, यानी इसमें 2 से भाग नहीं लगता और 2 संख्याओं से अधिक से भी भाग नहीं लगता, ठीक है। और देखिए 19 भी क्या है, एक विषम संख्या है और उसके साथ साथ एक अभाज्य भी संख्या है। जैसे यहीं पे अगर 18 रहता तो 18 एक क्या हो जाता, 18 एक सम संख्या हो जाता, सम, तो ये इसका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हल में लिख दीजिएगा, इसके हल में हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 13 और 19, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका दूसरा प्रश्न था, दूसरा क्या है, 40, तो 40 के हल में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 में हो जाएगा 17 और 23। जब इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो 40 आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों अभाज्य भी है और विषम भी है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा में क्या है, 56, चौथा में है 80 और पांचवा में है 100, ठीक है। तो देखिए 56 को किन 2 अभाज्य और विषम संख्याओं के रूप में तोड़िएगा, तो 56 को तोड़ने के लिए आपको 13 और 43 की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यानी 13 और 43 को जोड़िएगा तो 56 आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखिए 80 को कैसे तोड़िएगा, तो 80 को तोड़ने के लिए 37 और 43 की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद 100 के लिए 100 को अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना होगा तो 47 और 53 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको 2 संख्या और 100 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50 + 50, लेकिन क्या हो जाएगा, यह सम संख्या और भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है प्रश्न में कि सम और भाज्य नहीं होना चाहिए, विषम और अभाज्य होना चाहिए। तो 47 क्या है, 47 में 2 से भाग नहीं लगता है, इसलिए विषम है, ठीक है। और 50 में 2 से भाग लग जाता है, इसलिए 50 क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाता है। तो इसको नहीं लिखना है, इसको हटा देना है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर यही सब होगा, ठीक है। उसके आगे देखिए 18वां नंबर प्रश्न है कि 16 से छोटी सभी अभाज्य, 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याएं अलग अलग करके लिखिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 16 के हल में सबसे पहले आप लोग क्या कर देना है कि 16 से छोटी कर है, यानी 15 तक, 1 से 15 तक सभी संख्याओं को लिख देना है। जैसे 1, इसके हल में लिखना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हमको क्या करना है कि देखिए आपको पता है कि 1 न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है, तो इसको हटा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 को क्या करना है, घेरा लगा देना है, ठीक है। 2 को घेरा लगाना है। सबसे पहले आप लोग को 1 से 15 तक संख्या लिख देना है। उसके बाद देखिए 1 न भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, यानी न ही संयुक्त संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसलिए इसको काट देना है। उसके बाद 2 को घेरना है, ठीक है। और देखिए 2 के पहाड़े में, यानी 2 से इसमें कौन कौन कट रहा है, यानी 2 के पहाड़े में कौन कौन है, तो 2 के पहाड़े में 4 है, तो इसको ऐसे काट देना है। उसके बाद देखिए 4 नहीं है, 2 के पहाड़े में 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 2 के पहाड़े में कोई भी संख्या नहीं है। उसके बाद देखिए 3 को घेरा लगाना है, ठीक है। और देखिए 3 से कौन कौन कट रहा है, यानी 3 के पहाड़े में कौन कौन है, तो 3 के पहाड़े में 5 नहीं है,
जो कट गया उसको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे 4 को काट दिए तो इसको नहीं देखना है, 6 को काट दिए तो इसको नहीं देखना है। अब जो जो नहीं कटा हुआ है या फिर जो जो नहीं घेरा हुआ है उसको हम लोग को देखना है। तो देखिए 3 के पहाड़े में कौन कौन यहाँ पे कौन कौन है, तो 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है, तो इसको काट देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 के पहाड़े में 15 है तो 15 को काट देंगे। ठीक है, उसके बाद कोई नहीं है। अब देखिए 4 काटा हुआ है तो इसको छोड़ेंगे, 5 को घेरेंगे। अब देखिए 5 के पहाड़े में कौन कौन है, तो 5 के पहाड़े में 7 भी नहीं है, और 8 तो कट गया, 9 कट गया, 10 कट गया, 11 नहीं है, 13 नहीं है। ठीक है, तो 5 के पहाड़े में कोई नहीं है तो किसी को नहीं काटेंगे। उसके बाद देखिए 6 कटा हुआ है तो 6 को छोड़ेंगे और 7 को घेरेंगे। ठीक है, और 7 को घेरने के बाद अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 7 के पहाड़े में कौन कौन है। तो देखिए 7 के पहाड़े में जो कट गया उसको छोड़ देना है, तो 7 के पहाड़े में इसमें से कोई नहीं है। 14 है लेकिन क्या है, कट गया है तो इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 कट गया है, 9 कट गया है, 10 कट गया है, 11 नहीं कटा है तो इसको हम लोग घेरेंगे। ठीक है, और 11 के पहाड़े में देखेंगे इसमें कौन कौन है, तो इधर कोई नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 12 कट गया है, 13 नहीं कटा है तो इसको घेरेंगे और देखेंगे कि 13 के पहाड़ा में कौन कौन है, तो 13 के पहाड़ा में कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 कट गया है, 15 कट गया है, उसके बाद खेल खत्म। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इसके नीचे लिखना है। इसके नीचे क्या लिखना है, क्या क्या बोला था, अभाज्य और संयुक्त संख्या। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अभाज्य संख्या उसके बाद लिखना है कि संयुक्त संख्या। और देखिए जो जो घेरा गया है, जो जो गोल में है, उस सब को अभाज्य संख्या के सामने लिखना है। ठीक है, यानी 2, 3, 5 को घेरे हैं तो 5 को लिखेंगे, 7 को घेरे हैं तो 7 को लिखेंगे, 11 को घेरे हैं तो 11 को लिखेंगे, और 13 को घेरे हैं तो 13 को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो जो नहीं घेरे हैं, एक को तो काट दिए, इसको हटाइए। जो जो नहीं घेरे यानी जिसको काटे हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 4 एक संयुक्त संख्या है, 6 भी संयुक्त है, 8 भी संयुक्त है, 9 भी संयुक्त संख्या है, 10 भी संयुक्त संख्या है, 12 भी 10 संयुक्त संख्या है, और 14 भी संयुक्त संख्या है, और 15 भी संयुक्त संख्या। हो गया, इतना सिंपल था। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोग लिखिएगा तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अभाज्य और संयुक्त संख्या को छांटने में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 18वें प्रश्न को भी हल कर लिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती से हमने 16 लिख दिया, 18वां प्रश्न है, सॉरी। यहाँ पे 18वां प्रश्न का हल आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले आप लोग को 18 नंबर प्रश्न को लिखना है, उसके बाद हल लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 में क्या 1729 अभाज्य संख्या है। 19 नंबर में क्या है, 19 नंबर में है कि 1729 अभाज्य संख्या है। तो देखिए 1729 का गुणनखंड हो जाते हैं 1, 7, 13, 19, 91, 133, 247 और 1729। इसमें देखिए इसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लग रहा है। 1729 में 2 से अधिक संख्या से भाग लग रहा है, या फिर कह सकते हैं कि 1729 का 2 से अधिक गुणनखंड है। इसलिए क्या हो गया, यह एक अभाज्य संख्या नहीं हुआ बल्कि यह एक संयुक्त संख्या हुआ, यानी भाज्य संख्या हुआ। और कह रहा है कि क्या 1729 भाज्य संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं। हो गया। उसके बाद देखिए 20 नंबर को। 20 नंबर में निम्नलिखित में जो सत्य हो उसके आगे सही यानी सत्य का चिन्ह, और जो गलत हो उसके आगे गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही और गलत बताना है, चिन्ह लगाना है। ठीक है, जो सही होगा उसके सामने ऐसे टिक लगाना है, और जो गलत होगा उसके सामने ऐसे टिक लगाना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 है। तो यहाँ पे आप लोग लगाइएगा सही का टिक। क्यों लगाइएगा, अपवर्तक मतलब आप लोग समझते हैं, अपवर्तक मतलब आप लोग समझते हैं, अपवर्तक कहिए या फिर गुणनखंड कहिए।
अपवर्तक कहिए या फिर गुणनखंड कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े ना कि संयुक्त, संयुक्त कहिए या फिर भाज्य कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। दो ठो नाम है, संयुक्त भी एक ही संख्या का नाम है और भाज्य भी एक ही संख्या का नाम है। वैसे ही अपवर्तक भी एक ही चीज का नाम है और गुणनखंड भी एक ही चीज का नाम है। ठीक है, यानी संयुक्त और भाज्य एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसी प्रकार अपवर्तक और गुणनखंड का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या एक ही है। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि एक का गुणनखंड एक ही होता है, दो का कितना हो जाता है, एक और दो हो जाता है। तो एक ही है जिसका एक ही अपवर्तक या फिर एक ही गुणनखंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सही का टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, 20 नंबर का पहला में आप लोग को किसका टिक लगाना है, सही का। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे सभी प्रश्नों को लिख दें, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, पूरा प्रश्न लिखना है, उसके बाद उसके सामने सही का टिक लगाना है। ठीक है, हम फास्ट कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम प्रश्न को नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप लोग सही का टिक लगाइएगा। प्रश्न में कह रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही है। सम मतलब आप लोग समझते हैं जिसमें 2 से भाग लगे, तो 2 जो है ना इसमें 2 से भाग लगता है। ठीक है, और अभाज्य का मतलब क्या, जिसमें जो एक और स्वयं से कटे तो उसको हम लोग अभाज्य कहते हैं। तो यह दोनों रूल फॉलो कर रहा है, यानी 1 और 2 से कट रहा है इसलिए अभाज्य भी हो गया, और 2 से कट रहा है इसलिए सम भी हो गया। इसलिए यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही का टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 ही होती है। उसके बाद देखिए सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है, नहीं। देखिए 1 में 1 से भाग लगता है, 2 में 1 और 2 से भाग लगता है, 3 में 1 और 3 से भाग लगता है, और 4 में 1 और 2 और 4 से भाग लगता है। यानी 3 संख्याओं यानी 2 से अधिक संख्याओं से इसमें भाग लग रहा है, यानी यह क्या हो गया, संयुक्त संख्या हो गया। यानी सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। संयुक्त संख्या कहने का मतलब कि जिसमें 3 से अधिक संख्या से भाग लगे। ठीक है, सॉरी, संयुक्त संख्या कहने का मतलब कि जिसमें 2 संख्याओं से अधिक से भाग लगे। देखिए जैसे 1 और 3 से भाग लगा तो यह क्या हो गया, यह संयुक्त संख्या नहीं हुआ। लेकिन इसमें 1, 2 और 3 से भाग लगा, 1, 2 और 4 से भाग लगा तो यह संयुक्त संख्या हो गया। शायद इसको आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके आगे देखिए चौथा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। चलिए इसको पहले हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या, तो अभी हम लोग पढ़े कि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 2 एक अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद करें 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसमें 1 और 3 से ही भाग लगता है, इसमें 1 और 2 से ही भाग लगता है, इसलिए क्या हो गया, दोनों अभाज्य संख्या। दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, 3 और 2 5 हो गया। 5 क्या सम संख्या है, तो 5 तो विषम संख्या है। यह कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, नहीं, 2 अभाज्य संख्याओं का योग विषम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। चौथा नंबर पे के सामने आप लोग को गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, उसके आगे देखिए चौथा के बाद है पांचवा में है 2 को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्या का योगफल सम होता है। 2 को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद जोड़ते हैं, जैसे 3 को जोड़ते हैं और 3 के बाद आता है 5, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे आया सम। ठीक है, यानी अगर हम 2 को छोड़ दें उसके बाद 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ें तो हमें सम एक संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 5वां नंबर के सामने आप लोग को सही का टिक लगाना है। ठीक है, सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्याएं, तो बिल्कुल गलत है। देखिए 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है। ठीक है, लेकिन यह क्या है, एक अभाज्य संख्या भी है, यानी संयुक्त संख्या यह नहीं है। सम है लेकिन संयुक्त नहीं है।
यहाँ पे कड़ है कि सभी सम संख्या संयुक्त होती है, तो बिल्कुल यह गलत कड़ है, गलत का चिन्ह इसके सामने लगा दीजिए। उसके आगे देखिए 7वां में है 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है। 3 को विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है। 3 को विषम संख्या हम लिख देते हैं, जैसे 5 एक विषम संख्या है, 7 भी एक विषम संख्या है, और क्या 3 भी एक विषम संख्या है। ठीक है, इन सभी का जब हम लोग योग करते हैं तो देखिए 7 3 10 और 5 15 आ रहा है। 15 भी एक विषम संख्या है। 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होता है, तो बिल्कुल होता है, यानी इसके सामने आपको सही का टिक लगा देना है। उसके आगे देखिए 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है। 2 को सम संख्या लेते हैं, जैसे 6 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पे 10 मिलता है। 10 भी एक क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे यह बात सही बोल रहा है, इसके सामने सही का टिक लगा देंगे हम लोग। ठीक है, कि 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव यानी हमेशा सम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्नावली को समाप्त कर दिया, यानी प्रश्नावली 3.1 को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में इसकी अगली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कोई भी प्रश्न इनमें से नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, और कोई भी प्रश्न खोजने में दिक्कत हो रहा है, कोई भी वीडियो या फिर प्रश्न खोजने में दिक्कत हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके उन सब वीडियो का लिंक ले सकते हैं। जैसे नंबर है 7255 05 7205। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके जो भी प्रश्न का वीडियो नहीं मिल रहा है उसका ले सकते हैं। ठीक है, बाकी नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।